बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हमने जो है ये चीज़ ड्राइव की थी कि जो वेव फंक्शन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो कैसे हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसको श्रोडिंगर ने जो ड्राइव किया था, यहाँ तक हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, उसी को आगे हम फर्दर लेके चलेंगे। उसकी फर्दर समझने जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम सपोज करें कि एक बॉक्स है, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, उस बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 से लेकर a तक है, यानी कि उसकी a लेंथ है, और उसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो वेव फंक्शन है, उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें कुछ पहले हम बॉक्स के वाले से अगर डिस्कस कर लें, तो इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने इलेक्ट्रॉन है और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि ज़ीरो है। बॉक्स के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूवमेंट में होगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर करेंगे ज़ीरो है। एक तो ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आप देखिए ये साई ज़ीरो लिखा हुआ है। साई ज़ीरो कब होगा? साई मतलब वेव फंक्शन कब ज़ीरो होगा? जब बेटा एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू ए हो। क्या मतलब इसका? ये है वॉल ऑफ द बॉक्स। अगर इलेक्ट्रॉन वॉल के ऊपर तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसके पाए जाने के इम्कानात बेटा क्या होंगे? ज़ीरो। और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वेव फंक्शन कह रहे हैं, वो ज़ीरो है ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के बाहर और बॉक्स की वॉल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका वेव फंक्शन भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है एक्स जब ग्रेटर देन ए होगा यानी कि आउटसाइड द बॉक्स, या इक्वल टू ए होगा यानी कि ऑन द बॉक्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉक्स के बाहर हो या बॉक्स की दीवार पे हो। तो ऐसी सूरत में साई बेटा हम क्या लेंगे? ज़ीरो। दूसरी तरफ अगर हम आए तो x लेस देन आर इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? लेस देन जीरो का मतलब है बॉक्स से बाहर इस तरफ, और इक्वल टू जीरो का मतलब है इस वाली बाउंड्री के ऊपर। तो ये बेटा दो बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं, x इक्वल टू जीरो और दूसरी तरफ ये बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू a। इन दोनों बाउंड्रीज के ऊपर और इन दोनों बाउंड्रीज के बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात, जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, साई स्केयर कहते हैं बेटा, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। इस कंडीशन को हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए डायग्राम से सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो समझने वाला है, अंडरस्टैंड करने वाला है, कंसेप्ट वाला है, बाकी हम सारे सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे। तो ये बड़ा बात आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि जो अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी इन्फिनिटी यानी कि ऑन द वॉल्स अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती, क्योंकि वहाँ पे स्टेशनरी सूरत हाल होती है, पोजेस्ड सूरत हाल होती है, जबकि अंदर मूवमेंट की सूरत हाल है। तो इनसाइड द बॉक्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो पॉसिबिलिटी कंसिडरेशन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंफर्म है हमें कि इनसाइड द बॉक्स है, ऑन ऑन द वॉल्स भी नहीं है और आउटसाइड द वॉल्स भी नहीं है। अब इस सिचुएशन को हम यहाँ पे कैसे डिस्कस करेंगे? तो ये आपके सामने बड़ा इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन पुट करें तो v इज इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करें बेटा, तो क्या क्वेश्चन बचेगी? सिंपल, e साई हो जाएगा, v की जगह जीरो आ गया, उसको हमने क्वेश्चन से गायब कर दिया है, डिसअपीयर कर दिया है, खत्म कर दिया है। इनसाइड बॉक्स v जीरो है, तो यहाँ v जीरो पुट किया, तो यहाँ ये क्वेश्चन आ गई है। अब बेटा इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में जो है वो हम जब भी कोई इक्वेशन मैथमेटिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, तो उसको हम किसी ऐसी इक्वेशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं या उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होती हैं। तो यहाँ भी हमने इसी सिलसिले को किया है। देखिए इस सारे फैक्टर को हमने जो है वो एक कॉस्ट लैम्डा के बराबर ले लिया है, लैम्डा स्केयर, यानी कि सारी चीज़ें समझ लें कि लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसको हम लैम्डा स्केयर के बराबर जो है वो ले लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले लिया जाए।
ये बेटा फॉर्मेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जो सिर्फ आपने इसको याद रखना है। इसको हम रेफरेंस के तौर पे कोट कर रहे हैं। ये इक्वेशन कौन सी बन गई है, इस सारे की जगह लैम्डा स्क्वायर जब हमने यहाँ पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होती है ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इसको आपने जो है वो जस्ट याद रखना है। अब इस इक्वेशन को फिर सॉल्व किया जाता है। जैसे बेटा आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4x² - 3x + 2 = 0। फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, x = -b + -b² - 4ac√/2a। उस इक्वेशन को पूरा आप सॉल्व करते थे तो एंड पे आपके पास एक सॉल्यूशन सेट आ जाता था जिसको आप लिखते थे x = +-3, x = +-5। इस तरह आपके पास जो है वो ना आंसर आ जाता था जिसको हम कहते थे सॉल्यूशन सेट। सेम इस तरह बेटा ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि बीएससी लेवल के मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ते हैं। उस सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आपने याद रखना है। क्या होता है, psi = a sin of lambda x + b cos of lambda x। अब ये कहाँ से आया है, इसकी ब्रीफ वही बात कि हम तफसील डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको अलग से डिस्कस करें तो ये अलग से एक पूरा क्वेश्चन है बड़ा लंबा सा मैथमेटिक्स में, जिसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी आगे इक्वेशन इतनी लेंथी है, तो ये हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे कोड करेंगे। जब कोई चीज़ रेफरेंस के तौर पे कोड की जाती है उसको अलग से ड्राइव नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पे कोड किया हमने, ये सोल्यूशन है, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। ये याद रखना, आगे सारी अंडरस्टैंडिंग पे चलेगा हमारा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सोल्यूशन सेट है। अब इस सोल्यूशन सेट में बेटा ये जो ए और बी है इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहते हैं। इनकी वैल्यूज जब तक हमें नहीं पता चलेगी क्या है तब तक हम वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने करना ही क्या है कि वेव फंक्शन ही कैलकुलेट करना है कि बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ हो तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो उस ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको याद होगा आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ भी आप यूज करते थे पार्शियल फ्रैक्शन। आपको याद होगा सेकंड ऑर्डर विद सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, के अंदर तो नहीं आता था पार्शियल फ्रैक्शन, जब डिफरेंट कंसंट्रेशन आप करते थे। और जब थर्ड ऑर्डर विद डिफरेंट कंसंट्रेशन आप करते हैं तो उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन करते थे जो है वो इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए। तो वहाँ भी ए और बी के आप कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल करते थे। उन कॉन्स्टेंट्स को बेटा अगर आपको याद हो तो उन ए और बी की वैल्यू को आप कैलकुलेट करते थे कि वो क्या आएगी। उसके लिए भी अगर आपको याद होगा तो आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन, जिनको बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, वो आप सब्स्टिट्यूट करते थे। t = 0, x = 0, when t = t, x = a। ये वो मैं रेफरेंस के तौर पे कोड कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। तो अब हम यहाँ भी ऐसे करेंगे, बाउंड्री कंडीशन पहले पुट करेंगे when x = 0। बेटा जब x 0 आएगा तो 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या बनती है, तो क्या बनेगी psi = a sin of 0 + b cos of 0। अब आप समझदार हैं कि sin of 0 बेटा क्या होता है 0 और cos of 0 क्या होता है 1। तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा बेटा, तो psi = ये 1 हो गया तो b × 1 b आ गया। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी जब x 0 होगा, बेटा b की वैल्यू वही होगी जो psi की वैल्यू होगी। क्या मतलब कि b की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे ना, क्या है, तो x जब 0 होगा तो b उस वक्त क्या होगा जो psi होगा। अब psi उस वक्त क्या था ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब x 0 होता है, x = 0 होता है तो psi भी क्या होता है 0। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है when x 0 psi 0 hence b is also 0, क्योंकि b psi के बराबर है और psi जब x 0 हो तो क्या होता है 0। ये हम पहले रेफरेंस बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इससे पता चला हमें b की वैल्यू फाइंड करते हुए ये पता चला कि b वही होगा जो psi है, b वही होगा जो psi है, और psi हम पढ़ चुके हैं कि x 0 हो तो क्या होता है 0, तो इसका मतलब b भी बेटा 0 होगा। अब b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब इस b की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 2 ये जो है इसी में पुट कर देंगे, तो यहाँ b बेटा दोबारा जब पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी psi = a sin of lambda x, psi = a sin of lambda x। तो इसमें मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग का ये पॉइंट था, मैंने तफसील से समझाया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
तो साइज इक्वल टू ए साइन ऑफ लैम्डा एक्स कैसे आया बेटा, कि बी की जीरो वैल्यू दोबारा हमने इसी इक्वेशन में पुट की, तो बी जीरो जब हुआ तो ये सारा जीरो हो गया, तो ये फैक्टर सिर्फ बच गया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। उसके बाद बेटा आप देखें कि हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि x इज इक्वल टू ए, अब ये पुट करनी है हमने x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू यहाँ जब यहाँ a पुट करें 3 इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, साइज इक्वल टू a साइन ऑफ लैम्डा a। क्लियर होगी बात सबको बेटा। अब आपको ये भी बात पता है कि जब हमने कहा था कि x 0 होगा तब भी साइन x a होगा तब भी साइन क्या होगा बेटा 0, इसका मतलब ये हुआ हमने यहाँ a पुट किया है x की जगह पे, तो इसका मतलब उस वक्त साई क्या होगा 0, तो व्हेन x इज इक्वल टू a साई इज आल्सो इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ पुट किया हमने एक्चुअली, तो 0 इज इक्वल टू a साइन ऑफ लैम्डा a, यानी कि a साइन ऑफ लैम्डा a हमने उस तरफ लिख दिया, साई 0 इस तरफ लिख दिया, ताकि अगले स्टेप को हम समझने में हमें आसानी हो। अब a साइन ऑफ लैम्डा a 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ साई 0 क्यों आया, क्योंकि x हमने 0 पुट किया है और a पुट किया है, और जब भी बेटा x a पुट करेंगे उस वक्त साई क्या होगा 0 होगा। जिस तरह जब x 0 पुट किया था तब भी साई 0 था, जब x a पुट करेंगे तब भी साई क्या होगा 0, तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब अगला ये स्टेप बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है कि हम पहले साबित कर चुके हैं कि b क्या है 0, और अगर अब ये इक्वेशन है हमारे पास a साइन ऑफ लैम्डा a इज इक्वल टू 0, अब हमारे पास अगर दो वैल्यूज बेटा ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं a और साइन ऑफ लैम्डा a, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये है या तो a 0 के बराबर है या साइन ऑफ लैम्डा a 0 के बराबर है। ये भी आपने अगर मैट्रिक का के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए या फैक्टराइजेशन करते हुए आपको याद है दो इक्वेशन आ जाती थी, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप कहते थे या तो एक वक्त में x प्लस 3 0 के बराबर होगा या एक ही वक्त में x माइनस 3 0 के बराबर होगा, दोनों बैक वक्त साइमल्टेनियसली 0 के बराबर नहीं हो सकते। यहाँ भी यही सूरत हाल है, या तो a 0 के बराबर होगा या साइन ऑफ लैम्डा a 0 के बराबर होगा। लेकिन बेटा अब इसमें जो अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, समझने वाली बात है कि हम यहाँ पे लिखेंगे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों बोला, क्योंकि b ऑलरेडी 0 आ चुका है। फर्ज कर लें a भी 0 के बराबर रख लें हम, तो इसका मतलब a 0 b 0, फिर दोबारा इस इक्वेशन में a भी 0 b भी 0, तो सारी इक्वेशन 0, तो साई 0, साई दीवारों पे भी 0, साई अंदर भी 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अंदर तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इससे बेटा बात ये समझ आई कि a 0 के बराबर नहीं लेना हमने खुद कॉन्शियसली विलिंगली, क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर है तो हमारी वो सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा कि वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स भी नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर है और वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन तो होगा, तो इसका मतलब है हम कॉन्शियसली विलिंगली चाहते हुए a को 0 के बराबर नहीं लेंगे। तो फिर जब a 0 के बराबर हम नहीं लेंगे तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि साइन ऑफ लैम्डा a 0 के बराबर होगा, साइन ऑफ, क्योंकि एक को तो 0 के बराबर हमें नहीं लेना है, तो साइन ऑफ लैम्डा a 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि साइन 0 के बराबर कब आता है, यानी कि आपने देखा ना साइन, जब आपको बताया कि साइन की वैल्यू हमने देखनी है कि 0 के बराबर कब आ सकती है, तो देखें साइन ऑफ लैम्डा a ये एंगल है उसका, तो कहता है जब जब साइन का एंगल यानी कि लैम्डा a इसका एंगल जैसे साइन थीटा है, तो इसको ऐसे कह लें, अगर लैम्डा a को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा कह दूं, एंगल थीटा है, तो मैं कहूंगा थीटा जब जब 1 हो, जब जब 2 हो, नहीं थीटा नहीं, ये जो हमारे पास जो थीटा है एंगल, जब जब n पाई होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि पाई इंटू 1 हो, पाई इंटू 2 हो, पाई इंटू 3 हो, पाई इंटू 4 हो, जब जब साइन की वैल्यू 0 आती है, ये बात याद रख लेंगे। क्या कहा है मैंने कि साइन का जो ये लैम्डा a एंगल है, जिसको मैंने थीटा भी कहा है थोड़ी देर के लिए, ये थीटा समझ लें या लैम्डा a समझ लें, जब जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब तब साइन का एंगल बेटा 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ हमें पता चल गया लैम्डा जब भी n पाई होगा तो आंसर 0 आएगा। इसका क्या फायदा हुआ, इससे हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू n पाई, ये a नीचे आ जाएगा तो n पाई ओवर a,
तो इससे हम लैम्डा स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे n स्केयर पाई स्केयर ओवर a स्केयर। तो इस क्वेश्चन से हमें एक तो बात ये पता चल गई कि साइन का जो भी एंगल होगा, जब वो साइन का जो एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तब बेटा इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। और लैम्डा ए जो एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। एन यहाँ की वैल्यू क्या है 1 2 3, इसकी हमने वैल्यू पुट की, तो लैम्डा ए एन पाई के बराबर है। और लैम्डा जो है वो हमारे पास एन पाई ओवर ए के बराबर आ जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा। लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम 4 को बाद में यूज करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ये 5 और 1 क्वेश्चन को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, ये लैम्डा स्केयर की ये वैल्यू थी ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लैम्डा स्केयर की वैल्यू ये आ गई है। अब 5 और 1 क्वेश्चन को हम बेटा क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यानी कि ये वाला क्वेश्चन में लैम्डा स्केयर इसके बराबर है, इसमें लैम्डा स्केयर इसके बराबर है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, ये h स्केयर इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 8 पाई स्केयर m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास En, n मतलब किसी भी ऑर्बिट में उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल जो है उस पर आप इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। n स्केयर 8 स्केयर ओवर 8 m a स्केयर। ये क्वेश्चन जो है आपकी, इसको आप आसानी से जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इसको यहाँ तक एनर्जी के रिलेशनशिप से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एनर्जी का मैस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। और एनर्जी का लेंथ ऑफ द बॉक्स, ए क्या था, लेंथ ऑफ बॉक्स, उसके साथ भी बेटा क्या रिलेशन है, इनवर्स। और यहाँ n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 एनर्जी लेवल आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 जो है वो n की वैल्यू होगी तो यहाँ 2 पुट कर देंगे तो सेकंड एनर्जी लेवल आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे थर्ड एनर्जी लेवल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बेटा ये चूँकि क्वेश्चन एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हमने चूँकि इस पर काफ़ी टाइम लगाया है, तो इसको हम फर्स्ट हाफ अभी कर रहे हैं, सेकंड हाफ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अब जब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे जो है आगे फर्दर वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, जो कि इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। तो इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।